हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं फिर प्री लॉ 2 में एक टॉपिक, वही टॉपिक जो मैं पहले बताई थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस पे चर्चाएं हुई थी। और लॉर्ड कॉर्नवालिस जब भारत में गवर्नर जनरल बन के आए तो भारत की उस समय दशा और दिशा कैसी थी, इस पे चर्चाएं हुई थी। फिर आज हम इस क्लास में लॉर्ड कॉर्नवालिस का एक और सामने क्वेश्चन है, और उनका एक बंगाल स्थायी बंदोबस्त यानी द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल, यानी बंगाल का स्थायी बंदोबस्त। तो इससे पहले जो क्लास में चर्चाएं हुई थी कि जब लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत में अपना गवर्नर जनरल बन के आए तो उस समय भारत की स्थिति बहुत ही सुदृढ़ हो चुकी थी, क्योंकि इसके पहले वारेन हेस्टिंग्स ने बहुत समस्याएं सॉल्व कर चुके थे। और लॉर्ड कॉर्नवालिस अपने समय कुछ योग्य व्यक्तियों की सहायता प्राप्त, उन्हें कुछ योग्य व्यक्तियों को चुना और उनसे वह सहायता भी प्राप्त किए। स्वयं भारत की परिस्थिति का न तो ज्ञान था और न ही अनुभव, इस कारण उसने उन व्यक्तियों की सहायता ली जो भारत में पहले से कार्य कर रहे थे। यानी वह भारत में जब गवर्नर जनरल बन के आए तो पहले इस चीज को देखे कि यहाँ पे, क्योंकि उन्हें भारत के बारे में, यहाँ की स्थिति से वह अवगत नहीं थे, तो योग्य व्यक्तियों को वह ढूंढे और उनके सहयोग से यहाँ पे वह काम किए और उनके बताए हुए रास्ते पे भी वह चले। जैसे और कुछ जॉन सोड, चार्ल्स ग्रांट ने उनके लगान व्यवस्था में सहायता प्राप्त की और न्याय प्रबंध में उसे उच्चतम न्यायालय से के न्यायाधीश सर विलियम जोन्स से सहायता प्राप्त हुई। फिर हम देखते हैं कि बंगाल की जो अस्थायी सेटलमेंट था वह क्या था। तो फिर हम यह देखते हैं कि अस्थायी बंदोबस्त जो व्यवस्था थी उसमें अंग्रेजों के सामने भी एक समस्या उत्पन्न हो गई थी। उसे भी यह समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे इसको सही रूप दिया जाए। बंगाल की लगान व्यवस्था 1765 ईस्वी से ही अंग्रेज शासकों के लिए एक समस्या बनी हुई थी और यह समस्या काफी जटिल थी। इसे कैसे एक सही रूप दिया जाए, तो और जिस समय कॉर्नवालिस भारत आया उस समय भी पर्याप्त वाद विवाद चल रहा था। लगान व्यवस्था को समझना अंग्रेजों के लिए पर्याप्त कठिन हो रहा था। अंग्रेज भी इस लगान व्यवस्था को सही से नहीं समझ पा रहा था कि इसको जमींदारों, किसानों, यह एक ऐसी समस्याएं बन चुकी थी कि कोई एक रास्ता ढूंढे जिससे यह एक सही रूप में, सही ढंग से, सही दिशा में यह इसको हम आगे ले चले। लेकिन अब लॉर्ड कॉर्नवालिस के सामने समस्याएं आई तो वह समस्याओं को ढूंढना, समस्याओं को खत्म करने के लिए वह अपना एक रास्ता ढूंढना शुरू कर दिया। सबसे पहले वह डायरेक्टरों के आदेशों ने कॉर्नवालिस के मार्ग को कुछ मात्रा में निश्चित कर दिया था। इन आदेशों के अनुसार यह स्पष्ट कर दिया था कि एक डायरेक्टरों की एक आदेश था, ऑर्डर था, वह एक रास्ता को वह स्पष्ट कर दिया। यह सामने एक रास्ता दिखाई देने लगा कि पिछले वर्षों के लगान को आधार मानकर जमींदारों से कुछ वर्षों के लिए एक समझौता कर लिया जाए। यानी समझौता किसे कर लिया जाए? जमींदारों से कर लिया जाए, और यह समझौता इस दृष्टिकोण से किया जाए कि वह स्थायी भी हो सके। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एक अपने मन में एक रास्ता खोजा और डायरेक्टरों के इस आदेश को, और डायरेक्टरों ने एक आदेश का, डायरेक्टरों की जो एक आदेश थी उससे क्या था कि एक रास्ता खोजा कि नहीं, हमें क्या करना है
कि जमींदारों से कुछ वर्षों के लिए एक समझौता कर लेते हैं और यह समझौता इस दृष्टिकोण से किया जाए कि अस्थायी भी हो सके। डायरेक्टरों का यह आदेश अंत में बंगाल को अस्थायी बंदोबस्त का मुख्य कारण बना। यह मुख्य कारण बना, लेकिन लगान के विषय में जो विवाद चल रहा था उसके कारण कॉर्नवालिस ने तुरंत ही इस आदेश का पालन नहीं किया। वह तुरंत इस आदेश का पालन नहीं किया, इसका कुछ कारण थी और वह 1787 एवं 1788 तथा 1789 ईस्वी में हेस्टिंग्स के समय में आरंभ की गई हेस्टिंग्स के समय ही जो आरंभ की गई थी यह व्यवस्था जमींदारों के साथ वार्षिक समझौते की व्यवस्था चलती रही, परंतु अंत में जो निर्णय स्थायी बंदोबस्त के बारे में लिखा गया वह मुख्यतः डायरेक्टरों के इस आदेश के कारण ही था। आखिर यह लगान व्यवस्था से बहुत सारे अब समस्याएं आने लगी कि लगान व्यवस्था से संबंधित मुख्य समस्याएं थी। अब प्रॉब्लम सामने आने लगा कि यह लगान व्यवस्था कैसे इसको मुक्त किया जाए। यह समस्याएं सामने उभर के आना शुरू हो गया, क्योंकि हमारे सरकार और दत्त ने लिखा है कि यह इन्वर्टेड कमा कि अस्थायी बंदोबस्त इंग्लैंड की जमींदारी व्यवस्था के प्रति लॉर्ड कॉर्नवालिस के पूर्वाग्रह के कारण न था। यह हमारे बीच सरकार और दत्त के अनुसार है, उनके कलमों से लिखा गया। अब समस्याएं क्या थी? पहला समस्या था समझौता किससे किया जाए। अब समझौता किससे किया जाए, यानी किससे? कौन? जमींदार से या किसान से? सबसे पहला जब आया कि समझौता किससे किया जाए, जमींदार से या किसान से। दूसरा आया पॉइंट कि राज्य को पैदावार का कितना भाग लगान के रूप में प्राप्त हो। राज्य को पैदावार का कितना भाग लगान के रूप में प्राप्त हो। और तीसरा था कि समझौता अस्थायी रूप से किया जाए अथवा कुछ वर्षों के लिए। सबसे मेन था थर्ड कि यह समझौता कैसा करना चाहिए, कि यह कुछ वर्षों के लिए करना चाहिए या सभी या अस्थायी करना चाहिए। तो इस पे बहुत सारे वाद विवाद होना शुरू हुआ कि यह एक समस्याएं सामने में उभर के आने लगी। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि बहुत वाद विवाद होने के बाद राजस्व बोर्ड के प्रधान जो थे सर जॉन सोर, जेम्स ग्रांट तथा गवर्नर जनरल के प्रमुख रूप से इसमें भाग लिया। कौन कौन भाग लिए? तो सर जॉन सोर, जेम्स ग्रांट तथा गवर्नर जनरल के प्रमुख रूप से इसमें भाग लिया। अब समस्या आई कि सभी का अपना अपना मत था। तो चार्ल्स ग्रांट का एक अपना मत था कि वह क्या अपना एक दे रहे थे। जॉन सोर का एक अपना अलग था। तो दोनों की वाद विवाद काफी बढ़ गई थी। तो चार्ल्स ग्रांट का कहना था कि भूमि पर राज्य का अधिकार होता है। चार्ल्स ग्रांट का कहना था कि भूमि पर किसका अधिकार होता है? राज्य का अधिकार होता है। और इस कारण सरकार जमींदार अथवा किसान किसी से भी समझौता कर सकती है। किससे? जमींदार अथवा किसान। ऐसी स्थिति में जमींदार भूमि का मालिक नहीं है। ऐसी स्थिति में जमींदार जो है वह भूमि का मालिक नहीं है। लगान वसूल करने के लिए सरकार का प्रतिनिधि मात्र है। यह किसका था? चार्ल्स ग्रांट का कहना था। अब जॉन सोर का कहना था कि भूमि के मालिक जमींदार है। अब दोनों में वाद विवाद छिड़ गई। अब उसका कहना है कि नहीं, भूमि के मालिक जमींदार है और राज्य केवल उनके लगान का कुछ भाग मात्र प्राप्त कर सकता है। ऐसी स्थिति में समस्याएं काफी आगे बढ़ती जा रही थी।
लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जॉन सोर के पक्ष का ही समर्थन किया। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जॉन सोर के पक्ष का ही समर्थन किया और अस्थायी बंदोबस्त 1791 ईस्वी में वसूल किए गए लगान के आधार पर किया गया। तो और बहुत सारे बीच में है कि और फिर कि जॉन सोर और आपके बीच में एक आता है कि जॉन ग्रांट और जॉन सोर ने अपना अपना मतभेद था और वह मत क्या था। फिर देखते हैं कि जॉन सोर और जॉन ग्रांट के कुछ बात जो थी बीच में, जो उनकी जो बात आई, तो उसको कॉर्नवालिस ने भी इसका विरोध किया। तब कहता है कि जहां तक यह प्रश्न था कि बंदोबस्त कुछ वर्षों के लिए होना चाहिए या स्थायी, इस विषय में चार्ल्स ग्रांट और जॉन सोर दोनों ही एक मत थे। अब इसमें दोनों एक मत हो गए, बंदोबस्त कुछ वर्षों के लिए ही होना चाहिए, परंतु इस विषय में कॉर्नवालिस इसके विरुद्ध था। कॉर्नवालिस इसके विरुद्ध हो गया कि नहीं, कुछ वर्षों के लिए नहीं होना चाहिए। अब अस्थायी बंदोबस्त के पक्ष में था कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था वह अस्थायी बंदोबस्त के पक्ष में था। जब वह यह प्रश्न डायरेक्टरों के सम्मुख उपस्थित हुआ तो उन्होंने भी अस्थायी बंदोबस्त के पक्ष में ही निर्णय दिया। स्वयं प्रधानमंत्री पीट और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सभापति डडार्ट भी इसी पक्ष में थे। यानी चार्ल्स ग्रांट और जॉन सोर दोनों ने कहा कि नहीं, परमानेंट सेटलमेंट नहीं, अस्थायी बंदोबस्त नहीं होना चाहिए, कुछ समय के लिए यह कर देना चाहिए। लेकिन कॉर्नवालिस ने अपने कुछ समझबूझ से उन्हें कुछ ऐसा दिखाई दिया, उन्होंने इस पक्ष पर विरोध किया और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं इसे अपना एक रूप दूंगा और यह रूप अस्थायी व्यवस्था रहेगी, इसकी परमानेंट सेटलमेंट रहेगा, न कि अस्थायी रूप में रहेगा। और जब इसका पक्ष किनका, लॉर्ड कॉर्नवालिस का, वह डायरेक्टर जो थे वहां के प्रश्न डायरेक्टर के सम्मुख रखा गया और वह भी इसके पक्ष में आए और वहां के प्रधानमंत्री पीट और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सभापति डडार्ट भी इस पक्ष में थे। अब हम देखते हैं कि अस्थायी बंदोबस्त में क्या क्या हुआ, क्या उसका रखा गया, उसका मुख्य मेन क्या थीम था, क्या था मेन फैक्ट्स ऑफ परमानेंट सेटलमेंट क्या था। तो अब फिर हम देखते हैं कि जमींदारों को भूमि का स्वामी बनाकर अब 1790 ईस्वी में उनके साथ 10 वर्ष के लिए एक समझौता किया गया। यानी 10 साल के लिए एक समझौता किया गया। किसके साथ? जमींदारों को भूमि का स्वामी मानकर। इस व्यवस्था को डायरेक्टरों की स्वीकृति के पश्चात 1793 ईस्वी में अस्थायी कर दिया गया, जिसे अस्थायी बंदोबस्त कहते हैं, तथा जमींदारों और उसके उत्तराधिकारियों को शाश्वत रूप में इसी दर से भूमि कर देना पड़ा। भूमि के लगान का 8वां और 9वां भाग कंपनी को देना था। 8वां और 9वां भाग कंपनी को देना था और पहला और 9वां भाग अपनी सेवाओं के लिए अपने पास रखना था। अब आता है कि स्थायी बंदोबस्त के मुख्य मेन तत्व, उसका मेन फैक्ट्स क्या था, मेन फैक्ट्स ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। इस बंदोबस्त के द्वारा निम्नलिखित व्यवस्थाएं लागू की गई। अब क्या लागू किया गया? पहला पॉइंट आता है कि जमींदारों को भूमि का स्वामी बना दिया गया। जमींदारों को भूमि का स्वामी बना दिया गया। अब भूमि पर उनका पैतृक अधिकार हो गया और उस समय तक उन्हें उनकी भूमि से अलग नहीं किया जा सकता है जब तक वे अपना निश्चित लगान सरकार को देते रहें। पहला आया, क्योंकि अब क्या हुआ कि जमींदार को भूमि का स्वामी उसको बना दिया गया और उसको तब तक अलग नहीं किया जा सकता है जब तक वह रेगुलर उसका कर
चुका रहा है, कर वह जमा कर रहा है, दे रहा है सरकार को, इसको लगान सरकार को देते रहा है, तो उसको नहीं हटाया जाएगा। पहला पॉइंट होता है। दूसरा बनाया गया कि जमींदार भूमि के मालिक होने के कारण भूमि को बेच या खरीद सकते हैं। अब दूसरा बनाया गया कि उसका स्वामी हुआ, वो भूमि का मालिक हो गया, तो वह उस भूमि को बेच भी सकता है और खरीद भी सकता है। पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी। यही बहुत सारे उलझन समस्याएं अंग्रेजों के सामने में आ गया था कि यह समस्या से ग्रसित था और एक कोई रास्ता निकल नहीं रहा था। कब? जब लॉर्ड कॉर्नवालिस के गवर्नर जनरल बनने के पहले। जब लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बन के आए तो उन्होंने हर बिंदुओं पर को देखा और खासकर बंगाल की यह सेटलमेंट व्यवस्था, स्थायी परमानेंट सेटलमेंट व्यवस्था थी, उस पे उनकी नजरें गई, ध्यान आकृष्ट हुआ और उसको वह सही एक रूप दिया कि अस्थायी न करके इसको अस्थायी रूप दिया जाए। अब जमींदारों के लिए भी सही हुआ कि उसे जो जमीन का स्वामी बनाया गया था उस पर उसको अधिकार दिया गया कि तुम उसको बेच भी सकते हो, तुम उसको खरीद भी सकते हो, तुमको कोई हटा नहीं सकता है। कब तक? जब तुम रेगुलर ढंग से, नियमित ढंग से तुम सरकार को कर चुकाते रहोगे। फिर तीसरा पॉइंट आता है कि सरकार का किसानों से कोई प्रत्यक्ष संबंध न था। और चौथा आता है जमींदारों से लगान सर्वता के लिए निश्चित कर दिया गया। एक निश्चित कर दिया गया कि आपको इतना लगान सरकार को देना है। तो यह इसका हो गया स्थायी बंदोबस्त के, यह मेन फैक्ट हो गया परमानेंट सेटलमेंट का, यह सब लागू किया गया। और तब अब हम देखते हैं कि कोई भी रूल अगर लागू होता है तो उसके मेरिट, डिमेरिट या प्रॉफिट एंड लॉस, इसका स्थायी बंदोबस्त के लाभ एवं हानि। अब इससे क्या प्रॉफिट हुआ और क्या लॉस हुआ, फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में चर्चाएं करेंगे। और फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस का एक और है, इसका अन्य सुधार, हाँ, अदर रिफॉर्म्स क्या क्या किए, यानी वह सेवा सुधार, बहुत सारे सुधार भी किए हमारे देश में। इससे पहले वारेन हेस्टिंग्स ने बहुत सारे सुधार किए, कर्जन में भी किए, लेकिन यह क्या क्या चीज में सुधार किए? सेवा सुधार, शासन सुधार, व्यापार संबंधी सुधार, पुलिस एवं अन्य सुधार, न्याय सुधार, या बहुत सारे इसमें यह अपना सुधार किए। या नेक्स्ट क्लास में फिर इस पे चर्चाएं होगी। लेकिन आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस में बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं। वह पहला एक भी क्वेश्चन भी रहता है कि बंगाल के स्थायी बंदोबस्त से आप क्या समझते हैं। यह क्वेश्चन में आता है कि यह भी आता है कि उसके हानि और लाभ पर विचार कीजिए। और कॉर्नवालिस के स्थायी बंदोबस्त पर संक्षेप में लिखे, यह भी क्वेश्चन आता है। तो इस टॉपिक पे और फिर हम उसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस के एक नेक्स्ट क्लास में इसको हम खत्म करेंगे। तब तक आप इसको पढ़िए, लिखिए, और कोई भी समस्या अगर आए तो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर भी आप डाल सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। मैं सभी क्वेश्चनों का जवाब दूंगी। आप लोग घर में बैठकर ही अच्छे से पढ़िए, लॉर्ड कॉर्नवालिस चैप्टर निकालिए, उसको भी पढ़िए। मैं जो बताई हूँ उसको भी आप अच्छे से देखिए, उसको लिखिए, और जहाँ भी समझ में नहीं आए वह आप हमसे इस पे भी पूछ सकते हैं। और आप मेरे व्हाट्सएप नंबर होगा, और आप लोग के पास नंबर भी हम दिए हुए हैं, उस पर भी आप पूछ सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में चलते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस की, उसका क्या था मेरिट और डिमेरिट, क्या लॉस प्रॉफिट हुआ उसके बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त में। और फिर तब चलते हैं उसका रिफॉर्म्स क्या किया, सुधार क्या क्या क्षेत्र में किया। नेक्स्ट क्लास में फिर इस पर चर्चा होगी।